स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में अकाउंटेंसी के SAQ क्वेश्चन का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 3 तक वीडियो कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट पार्ट होगा। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको आज हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और SAQ का क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। SAQ से MCQ भी कवर हो जाएगा और कुछ MCQ क्वेश्चन हो सकता है मैं वीडियो बना दूँ, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ये है सेक्शन बी फाइनेंशियल एनालिसिस का। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस से क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द evaluation of the quality and quantity of the earnings of a business unit। मतलब किसी भी बिजनेस यूनिट के अर्निंग का क्वालिटी और क्वांटिटी का इवेल्युएशन है। इवेल्युएशन होने का मतलब उसका असेसमेंट है, मतलब कि क्या कह सकते हैं हिंदी में उसको, उसका माप तौल समझ लो, ठीक। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, और जो बिजनेस यूनिट है उसका फाइनेंशियल पोजीशन कितना स्ट्रांग है, इसी चीज़ का पता लगाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया बात? सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और फिर आगे भी आ सकता है। क्या क्या डिफरेंट टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? इसमें से कुछ नाम याद रखना, सारा का सारा ही नाम याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में किसी तरह से भी पूछ सकता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। क्या क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस। देखो ये दोनों तो तुम लोग को पता ही होगा, इसके बाद ये तीन याद कर लो, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में फिर दो होता है, एक होता है इनकम स्टेटमेंट और एक होता है बैलेंस शीट स्टेटमेंट। मतलब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एक हुआ और एक हुआ कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट। उसी तरह से कॉमन साइज का भी दो होता है, इसमें भी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टेटमेंट, ठीक है। वाई एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नेसेसरी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना क्यों जरूरी है, नेसेसरी क्यों है? तो ऊपर में हम लोग देखें, इससे क्या पता चलता है? अर्निंग का पोटेंशियल पता चलता है बिजनेस का, बिजनेस यूनिट कितना स्ट्रांग है, ठीक है, जिससे उसका क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट वर्दीनेस, उसके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है, इस बात का पता चलता है, जो इन्वेस्टर को हेल्प करता है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। बिजनेस स्ट्रांग रहेगा, बिजनेस का पोजीशन स्ट्रांग रहेगा, तभी तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे ना। It helps the management to find out the overall as well as segment wise efficiency of the business। मतलब बिजनेस का पूरा कितना क्या एफिशिएंसी है, और सेगमेंट वाइज एफिशिएंसी मतलब सेल्स का, परचेज का, मैनेजमेंट का, इन्वेस्टर्स का, शेयर्स का, क्रेडिटर्स का, लेबर का, सबका सेगमेंट वाइज भी हम एनालिसिस अलग अलग डिपार्टमेंट का यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट का एफिशिएंसी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन टू लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का दो लिमिटेशंस, लिमिटेशंस मतलब होता है डीमेरिट्स, ठीक है। इट इज फोकसिंग द पास्ट परफॉर्मेंस, मतलब ये हम लोग जो पास्ट में हो चुका है उसका एनालिसिस कर पाते हैं ना, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट कैन नॉट गाइड द कंपनी फॉर अचीविंग गुड प्रॉफिट इन फ्यूचर। फ्यूचर में कैसे प्रॉफिट करना है इसके लिए गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता ये, ठीक है। इसके लिए हमको हेल्प मिल सकता है, पास्ट का ट्रेंड पता चल सकता है, लेकिन वो पास्ट इवेंट पे, और पास्ट जिस तरह से गुजरा है जरूरी नहीं है फ्यूचर भी उसी तरह से गुजरे, ठीक है। इसलिए ये एक डीमेरिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि ये फ्यूचर के बारे में नहीं बताता, किसके बारे में बताता है? पास्ट के परफॉर्मेंस का एनालिसिस करता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव स्टेटमेंट? अच्छा एक और है इसमें, सॉरी, एक और लिमिटेशन है,
डेटा यूज फॉर एनालिसिस आर नॉट रिलायबल बिकॉज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। सिर्फ डेप्रिसिएशन का बात नहीं है, हर एक चीज़ का अलग अलग मेथड फॉलो करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक बात यहाँ बताया गया डेप्रिसिएशन, उसी तरह से गुडविल का वैल्यूएशन का भी उस और भी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि प्रोविजन के लिए, रिजर्व के लिए, डिविडेंड पॉलिसी, सब ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। इसलिए हम क्या कह, ये जो डेटा यहाँ पर यूज़ होता है उसको हम रिलायबल नहीं मान सकते, ठीक है, कि किसका डेटा ज़्यादा एक्यूरेट है किसका गलत है, ये हम क्या नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते ज़्यादा। व्हाट डू यू मीन बाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट? कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अ फॉर्म रिफ्लेक्टिंग फाइनेंशियल डेटा फॉर 2 और मोर ईयर। जब 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए क्या होता है, 2 या 2 से अधिक साल का अकाउंट फाइनेंशियल डेटा को हम कंपेयर करते हैं, उसी को कंपेरिजन क्या कहते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 साल का बैलेंस शीट, ये 2024 का हो गया और ये 2025 का हो गया, दोनों बैलेंस शीट को हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे शेयर कैपिटल यहाँ 1 लाख है, यहाँ पर 2 लाख है, तो 100% बढ़ा है। इस तरह से ये होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसी तरह से कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट होता है। मतलब सिंपल सा बात है, 2 या 2 से अधिक साल का अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपेयर करते हैं तो उसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, वाई कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? देखो, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स यूजर्स विथ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स ओवर 2 और मोर ईयर। तो 2 या 2 से अधिक साल का ट्रेंड पता करने के लिए हम फाइनेंशियल कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। जैसे पिछले साल सेल था मान लो 1 लाख, उसके बाद हो गया 2 लाख, उसके बाद हो गया 2.5 लाख, तो हमको पता चला है कि ये ट्रेंड क्या किस तरह से काम कर रहा है, कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे 100 करोड़, 120 करोड़, फिर 144 करोड़ अगर हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि 20% का हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट, समझ में आया। तो ये ट्रेंड पता चलता है। एनुअल डेटा कैन बी प्रिपेयर्ड विथ सिमिलर डेटा फॉर प्रायर ईयर, और उस डेटा को यूज़ करके हम आगे का भी अपना कुछ डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने का 2 फायदा क्या है? तो 2 फायदा अभी ऊपर में हम लोग देख चुके कि उससे हमको फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने में हेल्प होता है, पहला। दूसरा देखो, द फॉलोइंग आर 2 एडवांटेज। पहला है, एन यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन इजिली अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस कंपेयरिंग द प्रीवियस ईयर्स फिगर ऑफ द सेम टाइम। जो फिनेंशियल स्टेट, जो भी बिजनेस का ये है, यूजर्स है, यूजर्स मतलब जानते हो ना, यूजर्स जो डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स, ये सब यूजर्स कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग कोई भी डिसीजन बनाने से पहले कंपनी का डेटा उठा करके चेक कर सकते हैं कि कंपनी पहले कैसे काम कर चुकी है, ठीक है। ये फ़ायदा होता है यूजर्स के लिए। और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हेल्प द यूजर टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ सेल्स रेवेन्यू प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस। तो यूजर्स को ये भी पता चलता है कि सेल किस तरह से हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं पिछले साल में, ठीक है। तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि आगे क्या करना है, ठीक, समझ में आया ना। जैसे तुम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करके एक आइडिया लगाते हो ना कि इस साल का पेपर कैसे आ सकता है, बस उसी तरह से समझ लो। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस का मतलब क्या समझते हो? देखो, ट्रेडिंग पीएल, ट्रेडिंग अकाउंट डिस्क्लोज ग्रॉस प्रॉफिट। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, जबकि प्रॉफिट से हम लोग को ओवरऑल प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट निकलता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट और क्लियर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। मेन एम ऑफ एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट टू assess the quality and quantity of gross profit and net profit। तो इनकम स्टेटमेंट का मेन जो फंक्शन है, मेन यूज है, वो क्या पता लगाने के लिए है? वो है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसका क्वालिटी और उसका क्वांटिटी एनालाइज करने के लिए इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस बनाया जाता है, ठीक है। व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट? कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है? देखो, कॉमन साइज स्टेटमेंट 2 तरह का होता है, अभी मैं बताया था ऊपर में। एक होता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और एक होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टेटमेंट।
कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में सेल्स को बेस लेकर के, सेल्स मतलब रेवेन्यू को बेस लेकर के सारे डेटा को इसका परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि सैलरी अगर पेड हुआ है तो वो सेल्स का कितना परसेंट है, परचेज हुआ है रॉ मटेरियल तो सेल का कितना परचेज हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है सेल का, तो इसको हम इनकम क्या बोलते हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। देखो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये लाइन तो सब में लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट टूल सब में जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। इन दिस केस ईच आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज स्टेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, यहाँ सेल्स मिस हो गया, टोटल रेवेन्यू या सेल्स लिख लो यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। क्या बोल रहा है, ईच आइटम, जितना भी आइटम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लाइक परचेज, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डेप्रिसिएशन, वो सब टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट है। यहाँ रेवेन्यू मिसिंग है, नोट कर लेना, टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट है, इसको हम जिस एनालिसिस में दिखाते हैं उसको हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट आर स्पेशली यूजफुल फॉर इंटर-फर्म कंपैरिजन बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट कंपनीज आर रिकास्ट इन कॉमन साइज। तो ये किसके लिए ज़्यादा यूजफुल है, इंटर-फर्म, ठीक है, के लिए। दूसरा जो हम बता रहे थे कि कॉमन साइज बैलेंस शीट जो होता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, इसमें किसको बेस मानते हैं, इसको जो टोटल होता है आइदर लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का जो टोटल ऑफ एसेट साइड और लायबिलिटी साइड जो होता है उसको बेस लेते हैं, और उस बेस को लेकर के उसी बेस का परसेंटेज हम बनाते हैं बाकी सबको। जैसे फिक्स एसेट, प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट जो है वो टोटल का कितना परसेंट है, मान लो टोटल 1,00,000 रुपया है, बैलेंस शीट टोटल 1,00,000 है, पीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 50,000 है, तो इसका मतलब ये 50% है ना, इसी को कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टेटमेंट बोलते हैं। बेस किसको बनाया जाता है, बेस टोटल को बनाया जाता है। कॉमन इनकम में कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में किसको बेस बनाया जाता है, नेट रेवेन्यू को बनाया जाता है। ठीक है, मतलब टोटल सेल को याद रखना, बेस पूछ सकता है। आगे है स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो 2 एडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी मच सुटेबल फॉर कंपेयरिंग फर्म ऑफ डिफरेंट साइजेस, मतलब अलग अलग साइज के फर्म के बीच में कंपेयर करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, मतलब कोई फर्म है, मतलब 1 करोड़ का कोई फर्म है, कोई 2 करोड़ का फर्म है, तो इसका अगर सेल मान लो, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ऐसे कॉमन सेंस बनाने के लिए। ठीक है, एक का मान लो सेल हो गया है 1 करोड़ का था, 10 लाख का सेल है, तो इस हिसाब से इसका सेल 20 लाख का होना चाहिए कम से कम। अगर 20 लाख नहीं होता, 20 लाख से प्लस होना चाहिए क्योंकि बड़ा फर्म है ये, तब सेम परसेंटेज बनेगा ना, जैसे 10% बन गया, तो ये 10% बनाने के लिए कितना चाहिए, 20%। लेकिन 20 लाख अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब इससे कंपेयर में कम एफिशिएंट है। ठीक है, exhibit the relative importance of each item of respective financial statement as compared to the total। मतलब यहाँ पर बोला एग्जिबिट्स द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ ईच, मतलब जो भी आइटम इसमें यूज होता है उसका रिलेटिव एक हम रिलेशन ये बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं कि वो टोटल का कितना परसेंट है, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन साइज जैसे बताया मैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट सेल को टोटल माना जाता है, और कॉमन साइज बैलेंस शीट में किसको टोटल माना जाता है, टोटल बैलेंस शीट को, मतलब एसेट साइड या लायबिलिटी साइड का जिसका भी टोटल हो, उस टोटल को, दोनों सेम ही होता है, टोटल को बेस माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया ये, टू एग्जिबिट रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच आइटम ऑफ द रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज कंपेयर टू द टोटल। ठीक है, आगे है अकाउंटिंग रेशियो। Ratio analysis is the most widely used technique for interpreting and comparing financial report। Financial report पे इंटरप्रिटेट करने के लिए और कंपेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल है। इट एनालाइसिस फाइनेंशियल डेटा, ये फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करता है। डेटा कहाँ से लेता है, फ्रॉम दी फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, पीएल और बैलेंस शीट का डेटा लेकर के ये क्या करता है, फाइनेंशियल कंपेयर करता है। ठीक है, एनालिसिस करता है। जैसे कि करेंट रेशियो से क्या लेगा,
बैलेंस शीट से करंट एसेट लेगा और करंट लायबिलिटी लेगा ना, उसी तरह से जीपी रेशियो तो पीएल से लेगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे देखिए। वाई इज रेशियो एनालिसिस नेसेसरी? रेशियो एनालिसिस बनाना क्यों जरूरी है? रेशियो एनालिसिस नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग रीजन: टू अलाउ कंपेरिजन टू बी मेड विच असिस्ट इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। मतलब कंपेयर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेटा को कंपेयर करने के लिए, जो हमको फ्यूचर में प्रिडिक्शन के लिए असिस्ट करता है, मतलब हेल्प करता है। फ्यूचर में कोई प्रिडिक्शन करने के लिए हमको क्या करता है? हेल्प करता है। टू इन्वेस्टिगेट द रीजन फॉर द चेंजेस, मतलब जो चेंज आया, मान लो पिछले साल सेल ज़्यादा हुआ, इस साल कम आया, तो वो चेंज क्यों कम आया, तो उस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हमको ये टूल बहुत मदद करता है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए रीजन को। टू कंस्ट्रक्ट अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय इट्स एक्सप्रेशन इन वन फिगर, मतलब एक लंबा चौड़ा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बन के आता है, हम लोग जो सम्स बनाते हैं वो बहुत छोटा होता है। बैलेंस कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो 30-40 पेज का और भी लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, तो वहाँ से हम कुछ डेटा फाइंड करके एक लाइन में हम समझ सकते हैं कि कंपनी कैसे काम कर रहा है। जैसे जीपी रेशियो आ गया 20%, तो हम समझ जाएंगे कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का 20% है। समझ में आया? तो ये हमको एक सिंपल लैंग्वेज में हेल्प करता है चीज़ों को समझने के लिए। टू परमिट द चार्टिंग ऑफ फर्म्स हिस्ट्री एंड इवेल्युएशन ऑफ इट्स प्रेजेंट पोजीशन, मतलब ये हमको फर्म का हिस्ट्री भी बताता है और प्रेजेंट पोजीशन, फर्म्स शुरू से अभी तक किस तरह से इंक्रीज हुआ है, इम्प्रूव हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये हमको पता चलता है। ठीक है, फ्यूचर का मतलब हिस्ट्री का डेटा देख करके और प्रेजेंट डेटा देख करके। इसके बाद क्या है? देखो इसके बाद आ गया स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो हम लोग ऊपर देख लिए कि इट इज यूज्ड एज एन एड टू सिंप्लीफाई एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए, कम्प्रीहेंशन मतलब समझना, समझने के लिए और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एन एड टू एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए और इंटरप्रिटेशन के लिए ये बहुत यूजफुल है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हम कोई डेटा किसी को बता रहे हैं, इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, मतलब कोई दूसरे कंपनी से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, अपने कंपनी का ओन कंपनी है, ये दूसरे कंपनी है, तो हम इंटरप्रिटेट करेंगे जब, तो क्या करेंगे, जैसे हम बता दिए कि मेरे कंपनी का जीपी रेशियो 20% है, तुम्हारे कंपनी का 15%, तो मेरा अच्छा है। समझ में आया? स्टेट टू लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का दो लिमिटेशंस मतलब होता है क्या? डिमेरिट्स। क्या लिमिटेशंस है? देखो, स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ लिमिटेशंस व्हेन द रेशंस आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दोज फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये रेशियो होगा, रेशियोज आर कंस्ट्रक्शन, जब रेशियो बनाया जाता है फिनेंशियल स्टेटमेंट से डेटा लेकर के, रेशियो सफर फ्रॉम इनहेरिएंट वीकनेस ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम स्टाइल, मतलब अकाउंटिंग सिस्टम किस तरह का फॉलो किया गया है उसके वजह से ये रेशियो पे क्वेश्चन मार्क बनता है कि ये एक्यूरेट है कि नहीं है। जैसे कि डेप्रिसिएशन का रूल, गुडविल ट्रीटमेंट का रूल, उसके बाद हो गया प्रोविजन का रूल, अलग अलग बिजनेस का अलग अलग होता है, तो सबका डेटा भी अलग अलग आएगा। ठीक है, जैसे मान लो करंट रेशियो अगर निकालना है तो करंट रेशियो में डेटर भी यूज होता है। मान लो डेटर 10,000 रुपया है और कोई है 50 बोल रहा है कि 20% पीवीडीडी ही कर देगा प्रोविजन, तो यहाँ से 20% माइनस हो जाएगा तो 2,000 तो कम ही हो जाएगा, तो 8 ही हज़ार बचेगा ना, तो ऑटोमेटिक करंट रेशियो कम हो जाएगा ना। और कोई दूसरा कंपनी है जो पीवीडीडी नहीं, प्रोविजन करता ही नहीं है, तो फिर उसका 10,000 आएगा तो उसका करंट एसेट। इसलिए ये रेशियो जो है एग्जैक्टली सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है अकाउंटिंग सिस्टम पे कंपनी का। ठीक है, बाय यूजिंग रेशियो फोरकास्ट ऑफ अ फ्यूचर ऑफ अ बिजनेस मे नॉट प्रूव करेक्ट। ठीक है, जो रेशियो देख करके हम फ्यूचर के लिए ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि यही होगा, जो रेशियो बता रहा है यही होगा, ऐसा फोरकास्टिंग हम नहीं कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज, क्योंकि जो रेशियो होता है ऑल बेस्ड ऑन पास्ट हैपनिंग्स,
जो पहले हो चुका उसके ऊपर होता है, नॉट फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज, फ्यूचर के प्रोबेबिलिटी के ऊपर नहीं होता है। फ्यूचर पे क्या होने वाला है हम उसको डेटा मान के रेशियो एनालिसिस कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम पिछले साल जो हो चुका है उस डेटा को लेकर के रेशियो एनालिसिस कैलकुलेट करते हैं। दे आर सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर, वो हो सकता है कि जो पहले हम डेटा लिए तो फ्यूचर में बदल जाए, इसलिए रेशियो भी बदल जाए। ठीक है। व्हाट आर द यूजर्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस का यूजर क्या होता है? रेशियो एनालिसिस का यूजर, तो यूजर्स ऑफ रेशियो एनालिसिस कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, एक इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल यूजर। ठीक है। इंटरनल ग्रुप में कौन कौन है? देखो, डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, पार्टनर्स है, मैनेजर्स है, ये लोग सब इंटरनल है। एक्सटर्नल कौन है? इन्वेस्टर है, लेंडर है, सप्लायर है, एम्प्लॉयज है, लेबर यूनियन, कस्टमर, ये लोग है। जो बाहरी है सब, बाहर इन्वेस्टर बाहरी होता है, जो लोग बिजनेस को कंट्रोल नहीं करता, बस किसी तरह से बिजनेस को बाहर से सपोर्ट करता है, जैसे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, लेंडर लोन देता है, सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, एम्प्लॉय काम करता है, लेबर भी काम करता है। लेबर यूनियन जो है वो एम्प्लॉय के लिए काम करता है, इनके इनके अच्छे के लिए, ठीक है, इनके वेलफेयर के लिए। कस्टमर्स जो है वो, कस्टमर क्या करता है? सामान खरीदता है इस बिजनेस का। ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल। और इंटरनल जो बिजनेस को कंट्रोल करता है अंदर से, जैसे कि डायरेक्टर, शेयर होल्डर, पार्टनर और मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सेट्रा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का 4 एग्जाम्पल है तो सबको पता है, फिर भी देख लो। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक इन ट्रेड, एडवांस टैक्स, ये सारा ही सारा करंट एसेट्स है। करंट लायबिलिटी का 4 एग्जाम्पल, करंट लायबिलिटी का भी 4 एग्जाम्पल देख लो। कुछ लोग अभी भी कुछ नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए। ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट। ठीक है। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन का करंट पोर्शन मतलब इसको अगर पार्ट पार्ट करके पे करे तो जो करंट वाला होगा वो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है। जैसे हम लोग ईएमआई जिसको बोलते हैं। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो तुमको अगर आएगा तो क्विक रेशियो इज द रेशियो बिटवीन क्विक एसेट्स एंड क्विक लायबिलिटी। फॉर्मूला लिख देना, हो जाएगा काम। जैसे क्विक रेशियो रिलेशन बिटवीन क्विक एसेट्स एंड क्विक लायबिलिटी, इतना इनफ होगा। क्विक एसेट्स आर, क्विक एसेट्स क्या क्या होता है बता दो। टोटल करंट एसेट्स से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं? क्विक एसेट्स का यहाँ पर मतलब मीनिंग बता रहा है कि जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट करने के योग्य हैं उसको क्विक एसेट्स कहेंगे। जैसे कि डेटर हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, उसको हम तुरंत, जो बैंक में रखा हुआ पैसा उसको तुरंत भेजा सकते हैं ना, तो क्विक एसेट कहलाता है, क्योंकि वो तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट मतलब कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए क्विक एसेट्स जो होता है करंट एसेट से स्टॉक और क्या माइनस कर देते हैं? स्टॉक और प्रीपेड, क्योंकि ये इतना भी क्विक नहीं है। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस तुरंत क्विक नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम प्रीपेड कर दिए हैं, 1 साल बाद उसको सेट ऑफ करेंगे ना। और स्टॉक जब तक मार्केट में जाएगा, सेल होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है। सेल होगा तब कैश में कन्वर्ट होगा ना, फिर उधार में भी सेल हो सकता है, इसलिए ये दोनों क्विक नहीं है। तो करेंट एसेट से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने से जो आता है उसको क्विक एसेट कहा जाता है। और क्विक लायबिलिटी क्या होता है? करंट लायबिलिटी से बैंक ओडी माइनस कर देते हैं, क्योंकि बैंक ओडी का भी पेमेंट 4 साल 5 साल में होता है, इसलिए क्विक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्विक एसेट्स एंड क्विक एसेट्स लेस स्टॉक, यहाँ पर बता रहा है क्विक एसेट्स मतलब क्या है? करंट एसेट्स लेस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हम बता दिए। तो इस क्या बनेगा? जो बचेगा क्या आएगा? वो कैश आएगा, बैंक आएगा, डेटर आएगा और रीडली रिलायबल मार्केटेबल सिक्योरिटी, मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटी सिर्फ बोलो जिसको तुरंत हम मार्केट में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश। करंट रेशियो क्या होता है? तो करंट रेशियो इज द रेशियो बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्या होता है? अभी ऊपर में हम लोग देख चुके थे। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। और करंट लायबिलिटी में क्या आता है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब। ठीक। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। ठीक है। आगे देखो, करंट एसेट्स क्या होता है? वही जिसको हम लोग
उस करंट एसेट्स भी वैसे ही होता है, 1 साल के अंदर जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको करंट एसेट बोलते हैं, और 1 साल के अंदर जिसका पेमेंट करना है वो करंट लायबिलिटी कहलाता है। एक बार समझ लो, ठीक है। वाई इज स्टॉक डिडक्टेड फ्रॉम करंट एसेट्स एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग क्विक रेशियो, ये मैं बता दिया अभी ऊपर में, क्या बताया कि स्टॉक को क्यों माइनस करते हैं, क्विक एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट्स से स्टॉक को क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि देखो स्टॉक उतना भी ज़्यादा क्विक नहीं है, ठीक। क्विक रेशियो डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन स्टॉक बिकॉज दे आर नॉर्मली सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि स्टॉक ज़्यादातर क्या उधार में बिकता है, फिर वो उधार में जब बिकेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, डेटर में, फिर डेटर कब पैसा देगा, ठीक है, बिफोर कैश इज पेड, डेटर्स मस्ट बी कलेक्टेड बिफोर कैश इज पेड, तो डेटर जब पैसा देगा तब वो कैश में कन्वर्ट होगा ना। अनदर रीजन इज दैट फर्म मस्ट मेंटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक एट टाइम ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और फर्म के पास कुछ स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए भी ये मतलब हम इसको तुरंत क्विक कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते स्टॉक को, क्योंकि फर्म को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है ना, क्या मेंटेन करना पड़ता है, स्टॉक, तो जब मेंटेन करना है तो उसको हम बेच नहीं पाएंगे तुरंत, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल, इट इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू पे इंटरेस्ट टू लेंडर्स रेगुलरली, मतलब ये क्या है, ये क्या बताता है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ से देखो, इट इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू पे इंटरेस्ट टू लेंडर, मतलब जो देनदार है, लेंडर, जो लोग पैसा दिया है लायबिलिटी के तौर पर, मतलब कि उधार दिया है, उनको इंटरेस्ट देने का किसी फर्म का क्या कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी को दर्शाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। EBIT इज द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT क्या होता है, प्रॉफिट से सारा एक्सपेंसेस माइनस करके सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्स को बिना माइनस के जो आता है उसको हम लोग EBIT बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या PBIT भी बोलते हैं इसको, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों सेम ही बात है। व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर इज द रेशियो बिटवीन स्टॉक फिनिश्ड गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, द स्टॉक टर्न क्या बोला है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो द रेशियो बिटवीन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स का और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो स्टॉक होता है उसी के रेशियो को हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो ये जो एवरेज स्टॉक है ये क्या है, ये फिनिश गुड्स है और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लिया जाता है ना, तो ये तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हम ऑलवेज फिनिश गुड्स ही तो होगा। इसके बाद द स्टॉक टर्नओवर रेशियो मेजर्स हाउ क्विकली स्टॉक इज सोल्ड, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में क्या पता चलता है कि स्टॉक कितनी जल्दी जल्दी बिक रहा है। द नंबर ऑफ टाइम अ कंपनीज स्टॉक टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर, और एक साल में कंपनी का स्टॉक टर्नओवर कितनी बार हो रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। व्हाट इज डेटा टर्नओवर रेशियो, तो जिस तरह से स्टॉक टर्नओवर रेशियो है उसी तरह से डेटा टर्नओवर भी रेशियो है, ठीक। क्या होगा ये, देखो डेटा टर्नओवर रेशियो इज द रेशियो बिटवीन क्रेडिट सेल टू क्रेडिट सेल इज टोटल सेल में भी टेकन इन प्लेस होता एंड एवरेज डेटर, क्रेडिट सेल और एवरेज डेटर के बीच का जो रेशियो होता है उसको डेटा टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में बताया गया है कि अगर क्रेडिट सेल नहीं है तो कैश सेल या टोटल सेल हम लोग क्रेडिट सेल के तौर पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज डेटर में क्या आता है, एवरेज डेटर में एवरेज बिल्स रिसीवेबल भी ऐड हो जाता है। द रेशियो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स पर ईयर दैट द एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर आर कलेक्टेड, मतलब एक साल में कितनी बार डेटर से कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या बोलते हैं, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल के रेशियो को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है यहाँ पर बता रहा है,
ये फॉर्मूला भी याद रखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। आफ्टर डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस कर देंगे, जो आएगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये दो चीज आता है, याद रखना, ये दो काफी याद रखने के लिए, क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और दूसरा हम लोग ये भी कर सकते हैं, नो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट सच एज डिविडेंड इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टेकन, मतलब नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहाँ पर नहीं लिया जाता है। इसको दूसरे तरह से कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसको दूसरे तरह से ऐसे कैलकुलेट, नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर देंगे, तब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे, या नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर देंगे। दोनों ही तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल सकता है। आगे देखिए, व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो इज द रेशियो बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसी को ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, एंड सेल और नेट सेल, इन दोनों का रेशियो जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो। इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर रूपी ऑफ सेल, मतलब 1 रुपए के सेल पर कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट बन रहा है, वही ये बताता है। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, इसको परसेंट में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया ऊपर, और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आया देख लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट सेल, नेट सेल इंटू 100 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। एक बात और याद रखना, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो मतलब ऑपरेटिंग रेशियो, और प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन दोनों को ऐड करने से हमेशा 100% होगा। ठीक है, मतलब अगर ये 20% दिया हुआ है और ये पूछ रहा है तो आराम से तुम बता सकते हो 80%, या फिर ये अगर 25% दिया हुआ है और पूछ दिया कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कितना, तो तुम बता सकते हो 75%। ठीक है, मतलब 100 में माइनस करेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा, याद रखना, एक क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से आराम से कर सकते हो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो का क्या महत्व है, देखो, डेब्ट इक्विटी रेशियो मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेंडर रिलेटिव टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर, मतलब ये लेंडर के कंट्रीब्यूशन और ऑनर के कंट्रीब्यूशन के बीच का रेशियो है। मतलब लेंडर जो देता है पैसा उसको बोला जाता है डेब्ट, और ऑनर जो देता है उसको प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं ना, और यही इसका फॉर्मूला था, डेब्ट बाई शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के रेशियो को हम लोग बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज ऑल्सो यूज्ड एज मेजर ऑफ डेब्ट एक्सपोजर, दैट इज द एक्सटेंट टू विच द फर्म हैज बीन फाइनेंस्ड बाय डेब्ट, मतलब कितना परसेंट फर्म जो है वो डेब्ट से चल रहा है, इससे भी पता चल जाता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो से भी पता चलता है कि टोटल कैपिटल का कितना परसेंट जो है वो डेब्ट है, मतलब उधार है। हाउ डेब्ट इक्विटी रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड, डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, देखो, डेब्ट इक्विटी रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड इन द फॉलोइंग मैनर, बाई इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को हम बढ़ा दें तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा, या फिर डेब्ट को कम कर दें, कम करने वाला पे कर दें, डेब्ट को या तो कम करो या तो मतलब ओन कैपिटल को बढ़ाओ, लोन कैपिटल को कम करो, शेयर होल्डर्स फंड को बढ़ाओ और डेब्ट को कम करो, ये दो तरीका होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो को इम्प्रूव करने का। व्हाट इज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो था उसी तरह से क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है। क्रेडिटर मतलब कौन होता है, जिससे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, इसको हम लोग सप्लायर भी बोलते हैं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो द रेशियो बिटवीन क्रेडिट परचेज, अगर क्रेडिट परचेज नहीं अवेलेबल है तो हम लोग टोटल परचेज भी ले सकते हैं, एंड एवरेज क्रेडिटर, मतलब क्रेडिट परचेज और एवरेज क्रेडिटर के बीच का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो को कहते हैं। एवरेज क्रेडिटर में एवरेज बिल्स पेबल भी ऐड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया तब,
फॉर्मूला हो गया क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई एवरेज क्रेडिटर। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि एक साल में कितने बार क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज प्रोप्राइटरी रेशियो? प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है कि टोटल एसेट्स का कितना परसेंट शेयर होल्डर का फंड है। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज द रेशियो बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल एसेट्स। फॉर्मूला भी यही हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाई टोटल एसेट्स। ठीक है, ये होगा प्रोप्राइटरी रेशियो। दिस रेशियो शोज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर। इससे ये पता चलता है कि बिजनेस में जो टोटल एसेट्स यूज हुआ है उसका कितना परसेंट ऑनर लोग लगाए हैं, मतलब शेयर होल्डर का पैसा कितना लगा हुआ है। मतलब टोटल एसेट्स अगर 10 लाख का है और शेयर होल्डर फंड 2 लाख का है, इसका मतलब इस 10 लाख में 2 लाख का एसेट जो है वो शेयर होल्डर से आया है, बाकी सब लोन से आ गया। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो अगर ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपनी में डेब्ट ज़्यादा है, शेयर होल्डर का फंड कम है। हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? व्हेन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज नॉट गुड, जब डिमांड नहीं रहेगा प्रोडक्ट, मेजोरिटी पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू विल बी रिक्वायर्ड फॉर पेइंग द इंटरेस्ट। तो जो प्रॉफिट का हिस्सा आएगा वो ज़्यादातर कहाँ चला जाएगा? इंटरेस्ट पे करने में, क्योंकि डेब्ट ज़्यादा है। डेब्ट ज़्यादा है तो इंटरेस्ट ज़्यादा पेड करना पड़ेगा लोन का। द ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो फेस प्रॉब्लम फॉर गेटिंग फर्दर लोन। और फिर ऑर्गेनाइजेशन को आगे लोन लेने में भी दिक्कत होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास डेब्ट बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी डेब्ट देने से उसको पीछे हटेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लास्ट चैप्टर फटाक से कर लेंगे, 2 पेज का है। कैश फ्लो आज ये खत्म हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो इज द फ्लो ऑफ कैश इनटू एंड आउट ऑफ बिजनेस। कैश फ्लो का मतलब होता है कैश का आना और कैश का जाना, मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट दैट शोज एन इंटरप्राइज इनफ्लो और आउटफ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी फर्म का इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, इससे हम लोग क्या करते, इससे हम लोग कैसे समझते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट से समझते हैं। ठीक है, जैसे 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया गया होगा, याद है? एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, एक फिनेंशियल एक्टिविटी होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा आता है बाय द वे ऑफ सेल, मतलब कि जो कोर बिजनेस है वहाँ से जो पैसा आता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आता है और जाता है। आता है कहाँ से? जो हम इन्वेस्टमेंट किए वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है या इन्वेस्टमेंट हम लोग लिए हैं। ठीक है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। और यहाँ से पैसा जाने का मतलब हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो चला गया। फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल एक्टिविटी में क्या आता है? लोन और शेयर कैपिटल और डिविडेंड वगैरह। ठीक है, वाई इज कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया था ऊपर ही पता चलता है, इनफ्लो और आउटफ्लो को समझने के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्सिल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस को रिकॉन्सिल करने के लिए, रिकॉन्सिल करने के लिए मतलब ओपनिंग इतना था, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, कहाँ से आया, कहाँ गया, आने टोटल इन आउट होने के बाद क्लोजिंग मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखते हैं। Cash flow statements are considered to provide more useful information to the users than fund flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट से ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, यूजर के लिए ज़्यादा यूजफुल है। फंड फ्लो स्टेटमेंट तुम लोग नहीं जानते हो, ये आगे तुम लोग को पता चलेगा बाद में कॉलेज में जब जाओगे तब। ठीक है, ये भी एक तरह से फंड फ्लो स्टेटमेंट भी एक तरह से जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसी तरह से भी एक स्टेटमेंट है। डिफाइन कैश, कैश क्या होता है? वेरी सिंपल, कैश कंप्राइजेस कैश इन हैंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। मतलब कैश में, कैश का मतलब क्या होता है? कैश और बैंक का जो बैलेंस है। डिफाइन कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? कैश इक्विवेलेंट देखो, शॉर्ट टर्म जितना भी हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है वो सब, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज का, जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या समझते हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, जहाँ से प्रिंसिपल सेल जो आता है, सेल का पैसा जहाँ से आता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं।
of the enterprise and other activities that are not investing in financial activities। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक तो सेल आ गया, मतलब जो बिजनेस का कोर बिजनेस का जो सेल है, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहा हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, जो भी प्रोडक्ट सेल करके पैसा आता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। दूसरा, जो वो सारा भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा जो फिनेंशियल और इन्वेस्टिंग में नहीं आता, वो भी ऑपरेटिंग में ही इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, व्हाट डू यू मीन फाइनेंशियल एक्टिविटीज? तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऊपर बता दिया, फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट आर इन चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल। मतलब ऑनर के कैपिटल का साइज अगर चेंज हो रहा है तो उसको फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। जैसे कि हम या तो शेयर इशू कर रहे हैं, या शेयर रिडीम कर रहे हैं, या लोन ले रहे हैं, या लोन पे कर रहे हैं, ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, जहाँ से फाइनेंस रिलेटेड सारा कुछ होता है। फाइनेंस रिलेटेड मतलब जहाँ से हम पैसा या तो उधार लेते हैं, या तो हम शेयर इशू या डिवेंचर इशू करके पैसा लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेनली लॉन्ग टर्म एसेट्स का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अगर सेल करते हैं तो पैसा आता है तो ऐड होता है, और बाकी परचेस करते हैं तो एसेट जाता है तो लेस, कैश जाता है तो लेस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का दो एग्जांपल पूछ रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का दो एग्जांपल क्या हो जाएगा बताओ? ऑपरेटिंग का पूछ रहा है ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का दो एग्जांपल आर डिविडेंड फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू, ठीक है, डेराइव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, मतलब जो हम रेवेन्यू से जनरेट किए वो एक हो गया, रेवेन्यू मतलब सेल से जो पैसा आया है वो एक हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा, अच्छा नहीं, वो बता रहा है कि जो हम सेल से जनरेट करते हैं वही होता है एक्चुअली में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पर फिर बताएगा, यहाँ देखो वही चीज़ बताया, सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विस। अगर कोई सेल करता है, सेल वाला बिजनेस है, प्रोडक्ट सेल करता है तो सेल से, और जो सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, तो उन लोगों को सर्विस से जो पैसा आया है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। और कैश रिसीव फ्रॉम लॉयल्टीज, फीस, कमीशन, अदर रेवेन्यू, ये सब भी कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है गिव टू एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का दो एग्जांपल, तो ये तो ऊपर में बताया गया, क्या बताया गया, कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स एसेट्स, परचेज करने के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं वो। ठीक है, द पेमेंट इंक्लूड दो रिलेटिव, ठीक है, कैश रिसीव्ड और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, मतलब डिस्पोजल मतलब सेल, अगर हम सेल किए, सेल से जो पैसा आया तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फिर यहाँ पर दो एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटी का दो, तो सबको पता है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटी का है। ठीक है, डिवेंचर, लोन, बॉन्ड्स, ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, नेम एनी थ्री सोर्सेज ऑफ कैश, कैश का तीन सोर्स बताना है। ठीक है, तो तीन सोर्स और तीनों एक्टिविटी लिखने से भी होगा, जैसे कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हो गया, दूसरा हो गया इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी का हो गया, लोन फ्रॉम बैंक, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गया, यहाँ पर तुम और कर सकते हो सेल ऑफ एसेट से भी हो गया। ठीक है, सोर्स ऑफ कैश एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से कैसे हम पैसा ले सकते हैं, तो शेयर इशू करके, या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो सेल करके, और बैंक से लोन ले करके। इसके बाद नेम थ्री यूजेस ऑफ कैश, कैश का तीन यूज बताना है, कैश का तीन यूज। ठीक है, तो कैश का तीन यूज क्या है, कैश यूटिलाइज इन ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब जो बिजनेस में एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, उसका प्रोडक्शन करना, या फिर ट्रेडिंग करना। ठीक, मतलब किसका, मटेरियल का ट्रेडिंग करना। ठीक है, मतलब स्टॉक का। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन, डिवेंचर को रिडीम करने के लिए कैश लगता है उन लोगों को पेमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट, डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करने के लिए। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन को पे करने के लिए भी कैश का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये कैश का यूजेज हो गया, बहुत सिंपल था, लास्ट वाला चैप्टर तो बहुत सिंपल था, तो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसे क्यू का ऐसे क्यू खत्म हो गया। ठीक है, चलिए तब।
इसको देख लेना, एग्जाम में हेल्प कर देगा। यहाँ से MCQ SCQ हर तरह का क्वेश्चन आ सकता है।